पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काफी अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है। उसमें हम लोगों ने देखे कि 3 टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अब हम लोग स्टडी करेंगे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अल्टीमेटली डिवाइड करके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें की डिवाइड करने की क्षमता नहीं होती है। वह एक अस्थायी रूप और आकार ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए वह फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते। अब इसे पॉइंट वाइज देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, परमानेंट टिश्यू take up a specific role and loss the ability to divide. As a result, they form परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हमने क्या देखा कि लगातार डिवीजन एवं डिफरेंशिएशन के बाद टिश्यू जो होते हैं वह एक परमानेंट शेप एंड साइज ग्रहण कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप वह फर्दर डिवाइड नहीं करते क्योंकि उनमें अस्थायित्व आ जाती है। पॉइंट नंबर 2, shape and size of permanent tissues are definite. शेप एंड साइज क्या होती है? डेफिनिट हो जाती है, यानी कि विभेदित होकर वह निश्चित रूप और आकार को ग्रहण कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, cells of permanent tissue are living or dead. यह क्या हो सकते हैं? लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। सेल वॉल इसकी। पॉइंट नंबर 4, सेल वॉल में बी थिन और थिक। सेल वॉल इसकी थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बड़ी रसधानी प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है स्टोरेज एंड सपोर्ट का काम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। Permanent tissue is divided into 2 types. Number 1 is primary permanent tissue and number 2 is secondary permanent tissue. Primary permanent tissue एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने होते हैं, formed by apical meristematic tissue and intercalary
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू किससे बने होते हैं? फॉर्म्ड बाय लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और कैम्बियम सेल्स। किससे बने होते हैं? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और कैम्बियम सेल से बने होते हैं। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू किससे बने होते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर भी परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं। On the basis of structure, permanent tissues are divided into two types. Simple and complex. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। टिश्यू यह चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं इसे बहुत सिंपल वे में समझाऊंगी और मैं इसे आपकी जिंदगी से जोड़कर समझाऊंगी ताकि आपकी समझ बन सके। परमानेंट में हम लोग अभी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सिंपल। ठीक है, तो सिंपल में ऐसा सदस्य जो कि बहुत ही सिंपल हो, सरल हो और आपकी जिंदगी में अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ हो, जो वह सदस्य कौन है? यह देखो आप, कौन है? माँ। सारे के पीछे यह जो शब्द जुड़ा हुआ है माँ, उसी से हम लोग क्या करेंगे? इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पैरेन्काइमा, इसका क्या काम है? सबसे पहले हम लोग माँ को समझेंगे कि माँ हमारे लिए क्या कुछ करती है। तो माँ क्या करती है? सबसे पहले माँ बच्चे को फूड प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और आपके लिए भोजन हमेशा बचा के भी रखती हैं। आप स्कूल कॉलेज से आओ या कहीं से खेल कर आओ, चाहे आपके घर में कितने भी सदस्य हों, आपको कभी भी भोजन की कमी महसूस नहीं होने देती हैं। ठीक है ना? तो माँ का सबसे पहला काम क्या होता है? भोजन बनाना और भोजन का संचय करना। आपके लिए भोजन हमेशा संचय करके रखती हैं। ठीक है, तो यह काम कौन करेगा? यह काम करेगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम क्या है? फूड फॉर्मेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट, कोलेनकाइमा पर। तो माँ हमारे लिए अब दूसरा काम क्या करती हैं? हमने देखा कि माँ हमारे लिए भोजन बनाती हैं, हमारे लिए भोजन संचित करके रखती हैं। ठीक है, तो यह तो हो गई पैरेन्काइमा की बात की। पैरेन्काइमा में हमने इसे समझा। अब कोलेनकाइमा, वो भी तो समझना है। तो अब हम माँ के दूसरे रूप के बारे में जानेंगे कि माँ और क्या करती है हमारे लिए, यानी हमें समाज के अनुरूप कैसे ढलना है, हमारे स्वभाव में क्या कुछ परिवर्तन करना है, वह सब हमें कौन सिखाता है? हमारी माँ। तो यह काम किसका हो गया? कोलेनकाइमा का। कोलेनकाइमा भी क्या करता है? पौधों में लचीलापन लाता है ताकि पौधे की जो टहनियां होती हैं वह बेंड हो सके, वह टूटे नहीं। उसके बाद आता है स्क्लेरेनकाइमा। इसे भी माँ के सहारे समझते हैं कि माँ हमारे लिए और क्या कुछ करती हैं। जैसे माँ, उन्हें देखकर आपको हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है, आपके अंदर एक शक्ति का संचार होता है। ठीक उसी प्रकार से स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? पौधों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है या पौधों को शक्ति प्रदान करता है। ये सब हमने ब्रीफ में सीख लिया। अब हम लोग डिटेल में एक एक करके जानेंगे।
सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग बारी बारी से तीनों के बारे में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेन्काइमा। पॉइंट नंबर 1, सेल्स ऑफ parenchyma are round or oval or irregular in shape। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि पैरेन्काइमा, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स होती है वह कैसी होती है? या तो वह ओवल होगी इस तरह से, या फिर पॉलीगोनल होगी इस तरह से। यह आप देख पा रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यह जो सेल्स है आपस में जुड़े हुए हैं और इसके जो शेप है वह किस प्रकार के हैं? या तो इस शेप के हो सकते हैं, या फिर इस शेप के हो सकते हैं, या किसी भी शेप के हो सकते हैं। इसका शेप कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स होती है वह लिविंग होती है, यानी जीवित होती है। सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर लिविंग, यानी कि जीवित होती है। पॉइंट नंबर 3, फाउंड इन एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स ऑफ न्यू रूट स्टेम एंड लीव्स। यह कहाँ पाए जाते हैं? यह नए तने, जड़ और पत्तियों के एपिडर्मिस एवं कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। अब इस डायग्राम में देखते हैं एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स क्या होती है। यह एक डाइकॉट स्टेम की ट्रांसवर्स सेक्शन है। और ये होती है बीच में वैस्कुलर बंडल, जिसमें कि पाए जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। यह डाइकॉट स्टेम की स्ट्रक्चर है, जिसमें कि अपर लेयर जो है यह है एपिडर्मिस। इसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। इसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो सबसे अपर लेयर है यह है एपिडर्मिस, ठीक है। और उसके बाद इस रीजन को कहते हैं कॉर्टेक्स। यह है पेरिसाइकल। यह अपर लेयर है, इसे एपिडर्मिस कहते हैं। और यह है पेरिसाइकिल। वैस्कुलर बंडल के पेरीफेरी पर क्या है? पेरिसाइकिल प्रेजेंट है। और इसी एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल के बीच कॉर्टेक्स पाया जाता है, ठीक है। इसके पेरिसाइकिल के अंदर है वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम। इसे हम लोग बाद में कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पढ़ेंगे। और ये जो सेल्स है इसके बीच बीच में जो स्थान रिक्त है उसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस।
तो हमने क्या देखा कि पैरेन्काइमा के जो टिश्यू हैं कहाँ पाए जाएंगे, एपिडर्मिस यानी अपर लेयर और कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। इसके नए रूट, स्टेम एंड लीव्स के एपिडर्मिस एवं कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स की जो पोजीशन होती है वो हमने देख ली कि कहाँ पाई जाती है, एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4, सेल वॉल is thin and made up of cellulose। कैसी होती है सेल वॉल? थिन होती है और किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब यह जो आप देख पा रहे हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू, इसकी यह सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये सेल वॉल है। और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ होती है जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। पॉइंट नंबर 5, प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। एंड लार्ज वैक्यूल। अब हम लोग समझेंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस किसे कहते हैं। जब किसी टिश्यू की फॉर्मेशन होती है तो सेल्स कॉम्पैक्टली बॉन्डेड होते हैं या फिर लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो जब सेल्स लूजली बॉन्डेड होते हैं तो दो सेल्स के बीच में थोड़ी स्पेस रह जाती है, उसी स्पेस को हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये सारे सेल्स हैं और इन सारे सेल्स के बीच में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये सब जगह बीच में गैप है। इसी गैप को यानी खाली स्थान को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये सारे जो खाली स्थान है जहां पर सेल्स जो है वह लूजली बॉन्डेड हैं, उस खाली स्थान को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे वैक्यूल क्या होती है। कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यह सेल है, सेल के बीच में जो ये रिक्त स्थान है उसे हम लोग वैक्यूल कहते हैं। इसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना तथा स्टोरेज का काम करना। फूड मटेरियल्स एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट को यही स्टोर करते हैं। एंड पॉइंट नंबर 6 इज in some situations it contains chlorophyll and perform photosynthesis। So it is called फ्लोरेनकाइमा। कुछ सिचुएशंस में क्या होती है कि पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। यह जो एपिडर्मिस की लेयर है, इसी एपिडर्मिस के लेयर में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसकी वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जिससे फूड का निर्माण होता है, यानी भोजन का निर्माण होता है। इसलिए ऐसे पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 इज इन aquatic plants
Air cavities are present in parenchyma to help them. Such a parenchyma is called parenchyma. एक्वेटिक प्लांट्स में जैसे वाटर लिली, लोटस, हाइड्रिला, ये सब क्या होते हैं कि जल में डूबते नहीं हैं अंदर, यह सतह पर तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पैरेन्काइमा में एयर कैविटीज पाई जाती है जो कि इसको बायंसी प्रदान करती है, जिसके कारण यह सतह पर आसानी से तैर सकते हैं और ऐसे पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। अब हम लोग फंक्शन पढ़ाते हैं। इन दी फॉर्म ऑफ epidermis, it protects the plant. हम लोग क्या जानते हैं कि पैरेन्काइमा एपिडर्मिस में पाई जाती है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। यह जो ऊपरी सतह है यह एपिडर्मिस है और इसमें पैरेन्काइमा पाई जाती है। और एपिडर्मिस जो है एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, यह ऊपरी भाग में मौजूद है और सेल्स को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, इट हेल्प्स इन फूड प्रोडक्शन। स्पेशली इन ग्रीन रीजन। कुछ स्पेशल सिचुएशंस में पैरेन्काइमा में क्या होती है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, जिस कारण वह फोटोसिंथेसिस करती है, यानी कि भोजन निर्माण करती है और इसलिए इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो ग्रीन रीजन में यह क्या करती है? फूड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। पॉइंट नंबर 3, इट स्टोर्स फूड। यह पैरेन्काइमा की ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसमें हमने देखा कि ये जो सेल है, सेल के बीच में लार्ज वैक्यूल्स पाई जाती है जो कि सेल के अंदर स्टोरेज का काम करती है। यह क्या क्या स्टोर करती है? फूड स्टोर करती है और कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट भी स्टोर करती है, जैसे गम, रेजिन, टैनिन एक्सेट्रा। इट स्टोर्स फूड एंड सम excretory wastes like gum, resin and tannin etc. गम, रेजिन एंड टेनिन, यह जो उत्सर्जी पदार्थ है इन्हें भी वैक्यूल्स अपने अंदर स्टोर करके रखता है। एंड पॉइंट नंबर 4 इज it helps in lateral conduction of food। अब हम लोग जानेंगे कि लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड क्या होती है। अब जैसे आप देख लो कि यह इस तरह से कोई लेटरली सेल्स अरेंज है, बहुत सारे सेल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सेल्स जो है वो लैटरली अरेंज है, यानी एक दूसरे के बगल में रखे गए हैं। और इनमें फूड का कंडक्शन कैसे होगा? फूड यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से लैटरली फूड जो है एक सेल से दूसरे सेल में पास होती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड। नंबर 5, इंटरसेलुलर स्पेस
helps in gaseous exchange. हम लोग क्या देखते हैं कि यह जो पैरेन्काइमा की सेल्स है, इसमें जो सेल्स एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं वह जो है लूजली बॉन्डेड हैं, जिसके कारण दो सेल्स के बीच में खाली स्थान प्रेजेंट है और इस खाली स्थान को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, जो कि गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है, यानी गैसों के एक्सचेंज में मदद करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की सेल्स किस प्रकार की होती है? सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा are oval, elongated or polygonal and nucleated। काइमा की सेल्स ओवल, इलोंगेटेड, पॉलीगोनल एंड न्यूक्लिएटेड होती है। ओवल मीन्स इस प्रकार की हो सकती है, इलोंगेटेड मीन्स इस प्रकार की हो सकती है, या फिर पॉलीगोनल, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं। दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा। यह पॉलीगोनल सेल्स है। पॉइंट नंबर 2, द सेल्स आर लिविंग and irregularly thickened at the corners due to presence of cellulose। हम लोग क्या देख रहे हैं? ये जो कॉलेनकाइमा की सेल्स होती है वह लिविंग होती है, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म मौजूद है और यह किनारों पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सेल्स का किनारा है वहां पर स्वेलिंग हो गई है। सेल वॉल यहाँ की काफी थिक हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज का डिपोजिशन हुआ है, जिसकी वजह से यह थिकनिंग आई है। पॉइंट नंबर 3 इज very little intercellular space and large vacuole present। कॉलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वह बहुत कम होते हैं, क्योंकि सेल्स जो है वो मजबूती के साथ बंधे रहते हैं आपस में, और वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये सारे वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स सपोर्ट एंड स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से यह फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। Chloroplast present। Point number 5, found below the epidermis of stem, petiole, pedicel and पेडंकल्स। यह कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम के एपिडर्मिस, पेटियोल, पेडिसेल एंड पेडंकल्स में पाए जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि पेटियोल क्या होता है। जैसे यह एक लीफ है,
यह मेन स्टॉक से जुड़ती है तो इसे कहते हैं पेटियोल। यह जो पेटियोल होती है वह क्या करती है कि लीफ ब्लेड को मेन स्टेम से अटैच करती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ जो फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप सुक्रोज बनता है उसे पत्तियों से होते हुए विभिन्न भागों में पहुंचाता है और जड़ से जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होती है उसे क्या करती है, पत्तियों तक पहुंचाती है ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो सके। अब समझते हैं पेडिसेल एंड पेडंगल्स क्या होती है। जैसे यह एक बंच ऑफ फ्लावर है, बंच ऑफ फ्लावर को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। पेडंकल्स क्या होती है, द स्टेम फ्रॉम द मेन स्टेम ऑफ द इनफ्लोरेसेंस दैट होल्ड्स ग्रुप ऑफ पेडिसेल, दिस इज peduncle and all these are pedicels. Function, point number 1, it provides mechanical strength to the plants. यह क्या करती है, प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि यांत्रिकी सहारा प्रदान करती है जिसके कारण प्लांट बहुत मजबूती के साथ जमीन में खड़े रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, when chloroplast present helps in photosynthesis. इसका मतलब क्या है कि जब इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेंगे तो यह फोटोसिंथेसिस में मदद करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट and allow bending of various parts like tendril and stems of climbers without breaking. यह कॉलेनकाइमा क्या करती है, पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। अब जैसे मान लीजिए हमें आम के पेड़ से आम तोड़ना है, क्या करते हैं, पौधे की जो टहनी होती है उसे अपनी ओर खींचते हैं, है ना, क्योंकि जो आम है वहां तक हम लोग पहुंचते नहीं हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टहनी को पकड़ के अपनी ओर खींच लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम आम तोड़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन टहनियां नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि उनमें एक लचीलापन होता है और वह लचीलापन इस कॉलेनकाइमा की वजह से होती है। यह और क्या करती है, गांव में अक्सर हम लोगों ने देखा है कि लोग अपने घर की छतों पर लताओं को रस्सी के सहारे पहुंचा देते हैं। वो क्या करते हैं कि लताओं को रस्सी में बांध देते हैं और वह बिना टूटे, बिना ब्रेकिंग के रस्सी के सहारे मुड़ते हुए छत तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसमें कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होती है। कॉलेनकाइमा पौधों में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और बेंडिंग दोनों में मदद करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा।
स्क्लेरेन्काइमा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने ले ली है और अब हम जानेंगे कि इसकी सेल किस प्रकार की होती है। द सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर डेड। स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल होती है वह डेड होती है, यह रिमार्केबल बात है। इसे स्टार मार्क कर दो। लॉन्ग नैरो एंड शार्पली pointed at both ends. Long, narrow and sharply pointed at both ends. यहाँ आप ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा की फिगर देख रहे हैं और यह इसकी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जिसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि इसकी सेल्स जो होती है वह लंबी होती है और इसके दोनों किनारे पर यह काफी शार्प यानी एकदम नुकीली होती है। अब पॉइंट नंबर 2, द वॉल्स आर थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। के वॉल्स जो है काफी थिक होते हैं क्योंकि उसमें लिग्निन जमा होता है। यह जो स्ट्रक्चर है यह स्क्लेरेन्काइमा की स्ट्रक्चर है। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि वॉल्स जो है, सेल वॉल जो है वह काफी मोटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिग्निन का जमा हुआ है। लिग्निन के डिपोजिशन के कारण वॉल काफी मोटी हो गई है। वॉल्स इतनी मोटी हो जाती है लिग्निन के जमाव के कारण इंटरसेलुलर स्पेस समाप्त हो जाती है। ऑफेन सेल्स आर सो थिक देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। present, there is no intercellular space present। यह टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होती है? यह this tissue is present in stem around vascular bundle। वैस्कुलर बंडल हम लोग कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को, क्योंकि यह एक बंडल के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इसे कंबाइंडली वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो यह स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पाई जाएगी? स्टेम के वैस्कुलर बंडल में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह जाइलम है और यह फ्लोएम है, तो कंबाइंडली क्या है? यह वैस्कुलर बंडल है। इसी के चारों तरफ यह पाई जाएगी। In the veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts। और कहाँ पाई जाएगी? लीफ यानी पत्तियों के वेन्स में पाए जाते हैं। लीफ की वेन्स इस प्रकार की होती है, यह लीफ की स्ट्रक्चर है। तो यह जो है यह वेन्स है। ठीक है, तो इसमें एक पाई जाएगी स्क्लेरेन्काइमा। और कहाँ पाई जाएगी? हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। नट्स और सीड्स के जो हार्ड कवरिंग होते हैं, ऊपरी पोर्शन जो होते हैं, जो काफी हार्ड होते हैं, उसमें भी यह पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू कोकोनट हस्क में भी पाए जाते हैं, यानी नारियल की जो रेशेदार छिलके होते हैं ऊपर में,
उनमें यह पाए जाएंगे। और ऐसे पौधे जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे जूट, जिसे हिंदी में पटुआ कहते हैं, वैसे पौधों में भी यह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। Number 1, it provides mechanical strength, and protection to the internal parts of the plant। यह क्या करते हैं? पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं और पौधों के जो आंतरिक अंग होते हैं उनकी रक्षा का कार्य भी करते हैं। It provides strength, stiffness, and flexibility to the plants। यह पौधों को शक्ति, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू के बारे में जाना। इसमें हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू की डिटेल स्टडी कर ली है। इसमें पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसकी हम लोगों ने काफी अच्छे से स्टडी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो, लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।